हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज़ इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। यानी कि जब शिवाजी महाराज नहीं थे उसके पहले भारत में किन किन संस्थाओं ने राज किया, किन किन पावर्स ने राज किया। वी शॉल लर्न अबाउट द वेरियस रूलिंग पावर्स इन इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज इन दिस लेसन। यानी कि हम पढ़ेंगे कि भारत में शिवाजी के पहले कौन कौन से पावर्स राज किया करते थे। वेरियस रूलिंग पावर्स एग्जिस्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग दैट पीरियड। यानी कि जब शिवाजी महाराज नहीं थे उसके पहले के समय में कौन कौन से रूलिंग पावर्स रहते थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे उस समय कौन कौन से रूलिंग पावर्स रहते थे हमारे इंडिया में जब शिवाजी महाराज का जन्म भी नहीं हुआ था। पाल इन द 8th सेंचुरी वॉज अ फेमस डायनेस्टी इन बंगाल। यानी बंगाल में पाल नामक का एक विख्यात और प्रसिद्ध वंश था। डायनेस्टी यानी वंश वहाँ पर राज किया करता था बंगाल में। सेंट्रल इंडिया द गुर्जर प्रतिहार पावर स्प्रेड अप टू आंध्र, कलिंगा, विदर्भ, वेस्ट काठियावाड़, कनौज एंड गुजरात। यानी कि हमारा जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पर गुर्जर प्रतिहार पावर ने अपने पावर को 4-5 मतलब यहाँ पर आंध्र, कलिंगा, विदर्भ, वेस्ट काठियावाड़, कनौज एंड गुजरात कुल मिलाकर 6 जगहों पर गुर्जर प्रतिहार ने जो पावर था वो सेंट्रल इंडिया के जो बीच का पार्ट है, ये सारी जो हम स्टेट से या फिर कुछ गांव हैं ये कहाँ पर आते हैं, हमारे सेंट्रल इंडिया में है। तो जो उतना एरिया कवर करके रखा था वो किन्होंने किया था, गुर्जर पावर ने। अमोंग द राजपूत डायनेस्टीज इन नॉर्थ इंडिया द गढ़वाल एंड परमर डायनेस्टी वेर द इम्पोर्टेंस वंस। यानी कि जो राजपूत डायनेस्टी था, जो राजपूतों का वंश था, कहाँ पर था राजपूतों का वंश? नॉर्थ इंडिया में जहाँ पर हमारा कश्मीर आता है, पंजाब आता है या फिर राजस्थान आता है, वो हमारा हो जाएगा नॉर्थ इंडिया। वहाँ पर कौन कौन सी संस्थाएं राज करती थी? गढ़वाल एंड परमर। ये जो गढ़वाल और परमर है बहुत सारे राज करते थे, पर जो गढ़वाल एंड द परवर ये इम्पोर्टेंस थे, यानी कि इनको ज़्यादा दिया जाता था, ये उनमें से सबसे श्रेष्ठ थे। Among Rajputs, पृथ्वीराज चौहान बिलोंगिंग टू चौहान डायनेस्टी वॉज अ वैलियंट किंग। यानी कि चौहान डायनेस्टी जो राजपूत था, राजपूतों में से एक चौहान था। चौहान कौन था? पृथ्वीराज चौहान डायनेस्टी का, चौहान वंश का इकलौता पृथ्वीराज चौहान वो एक बहादुर किंग था, बहादुर राजा था। चौहान हैड पृथ्वी इन द फर्स्ट वॉर एट तराई, मतलब तराई था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान हैड डिफीटेड मोहम्मद गौरी। यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हरा दिया। बट मोहम्मद घोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड वॉर एट तराई। और फिर वापस तराई में मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज के बीच में पुनः युद्ध हुआ। उसमें मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद घोरी को हराया था और सेकेंड युद्ध में मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और उनको हराकर अपना बदला लिया। किसने? मोहम्मद घोरी ने। राजा राज वन एंड राजेंद्र वन बिलोंगिंग टू छोला डायनेस्टी इन तमिलनाडु वेर एमिनियंट रूलर। यानी कि राजा राज वन और राजेंद्र वन, जो राजा राज थे और राजेंद्र थे, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? छोला डायनेस्टी। वो छोला डायनेस्टी कहाँ पे पाई जाती? तमिलनाडु में। और ये जो दोनों थे, राजेंद्र और राजा राज, ये दोनों बहुत एमिनियंट रूलर थे, यानी कि बहुत प्रसिद्ध और विख्यात, यानी कि पूरे इंडिया में इनका नाम हुआ करता था, बहुत प्रसिद्ध रूलर्स थे। द छोला कॉन्कर्ड द मालदीव्स आइलैंड एंड श्रीलंका यूजिंग देयर नेवल स्ट्रेंथ। यानी कि जो छोलास थे, अब छोलास में कौन कौन था? राजा राज और राजेंद्र, ये दोनों थे छोलास में। और छोलास ने किसको कॉन्कर किया, मतलब किसको जीता? छोलास ने मालदीव आइलैंड को और श्रीलंका को जीता। किसके वजह से? अपने जो नेवल स्ट्रेंथ, यानी कि जो उनका आर्मी पावर और खुद के बलबूते पर उन्होंने
मालदीव आइलैंड और श्रीलंका को जीता। किंग विष्णुवर्धन बिलोंगिंग टू होयसल डायनेस्टी, यानी कि एक किंग था विष्णुवर्धन, वो कहाँ से बिलोंग करता था? होयसल डायनेस्टी यानी कि होयसल वंश से। इन कर्नाटका हैड कॉन्कर्ड द वॉल ऑफ कर्नाटका, वो होयसल डायनेस्टी कहाँ पे पाई जाती थी? कर्नाटका में। और जो विष्णुवर्धन थे वो कर्नाटका में रहते रहते ही उन्होंने पूरे कर्नाटकों को अपने अंदर ला लिया, यानी कि पूरे कर्नाटकों को जीत लिया। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गोविंद थ्री ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इन महाराष्ट्र, यानी कि जब गोविंद थर्ड थे उनका कौन सा डायनेस्टी था? उनका था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। कहाँ पर था? महाराष्ट्र में था। द राष्ट्रकूटा पावर स्प्रेड फ्रॉम कनौज अप टू रामेश्वर, यानी कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी कहाँ से फैला था? जो कनौज जो यहाँ पर राजस्थान और गुजरात यहाँ पर सब आता है, और रामेश्वर जो साउथर्न साइड में आता है, वहाँ से लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ तक उन्होंने अपना पावर को स्प्रेड किया था। यानी उनका जो एरिया था वो कनौज से लेकर रामेश्वर तक था। लेटर कृष्णा थर्ड कॉन्कर द रीजन अप टू इलाहाबाद, यानी कि पहले जो गोविंद थे उन्होंने कनौज से लेकर रामेश्वर तक जीता। बाद में जब गोविंद वहाँ से रिटायर हुए और कृष्णा आए उनके राजस्थान पर, तो उन्होंने कनौज से लेकर इलाहाबाद तक पूरा रीजन अपने अंदर लाया, उनको पूरा जीता। 3 डायनेस्टीज ऑफ द शिलाहार्स एमेज इन वेस्टर्न महाराष्ट्र, यानी कि 3 डायनेस्टी महाराष्ट्र में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में ज़्यादातर दिखाई देती थी। वो कौन सी डायनेस्टी थी? 1 डायनेस्टी रूल ओवर थाने एंड रायगढ़ नॉर्थ कोंकण एंड, यानी कि जो एक डायनेस्टी थी वो थाने में, रायगढ़ में और नॉर्थ कोंकण में राज किया करती थी। और जो सेकेंड डायनेस्टी थी वो साउथ कोंकण और जो सेकेंड डायनेस्टी थी वो साउथ कोंकण में राज किया करती थी। और जो थर्ड डायनेस्टी थी वो ओवर सम पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे, और जो थर्ड डायनेस्टी थी वो कोल्हापुर में, सतारा में, सांगली, बेलगाम एंड ये सारे डिस्ट्रिक्ट में वो राज किया करती थी थर्ड डायनेस्टी। द लास्ट प्रोस्परस पावर बिफोर द पीरियड ऑफ शिवाजी महाराज वॉट डेट ऑफ यादवस, यानी कि जो शिवाजी महाराज के जो एकदम अंतिम पावर्स थे, जो शिवाजी महाराज के आने से पहले उनका जो लास्ट बचा था यादव में से, वो था यादवा पावर्स। तो उनमें से द कैपिटल ऑफ बिलोंग 5th of the Yadava dynasty was at Devgiri near Aurangabad. He extended his rule beyond the रिवर कृष्णा, यानी कि जो भीलम था वो यादव डायनेस्टी का राजा था। उसने औरंगाबाद से लेकर कृष्णा के उस तरफ तक, कृष्णा जो रिवर था उसके आगे तक उसने अपने वंश को बढ़ाया। यादवा पीरियड इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गोल्डन पीरियड ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जो यादवा पीरियड था वो मराठी साहित्य के लिए और उनके भाषाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि यादवा पीरियड ने उनके लिए कुछ अच्छा किया था। यादव पीरियड मराठी के लिए बहुत अच्छा माना गया था, मराठियों के लिए। इट वॉज इन दिस पीरियड दैट द महानुभव पंथ एंड वरकरी मूवमेंट एमर्ज, यानी कि उस समय महानुभव पंथ लोग थे, यानी कि जो वैदिक लोग थे, वो सब लोग थे। उन्होंने अपना साहित्य लिखा था वो यादव के पीरियड में लिखा था। यादव पीरियड जो जिसको माना था एकदम प्रसिद्ध है, और वहीं से वरकरी मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था, एमर्ज हुआ था। इन्वेशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि अब नॉर्थ वेस्ट में इन्वेशन किस तरह हुआ? जो हमारा साउथ और नॉर्थ था वहाँ पर किसका इन्वेशन है, किसका आक्रमण हुआ? नॉर्थ वेस्ट से आक्रमण हुआ। अब देखते हैं नॉर्थ वेस्ट से आक्रमण किसने किया। लोकल डायनेस्टी लाइक द यादवा एंड राष्ट्रकूटा रूल इन महाराष्ट्र, यानी कि जो लोकल डायनेस्टी था वहाँ पर कौन कौन राज करते थे? यादवा और राष्ट्रकूटा
यादवा और राष्ट्रकूटा महाराष्ट्र में राज किया करते थे। बट इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कॉन्कर द लोकल डायनेस्टी देयर एंड इस्टेब्लिश देयर ओन रूल। यानी कि जब नॉर्थ वेस्ट से आक्रमण हुआ महाराष्ट्र पर, यानी कि लोकल डायनेस्टी पर जब आक्रमण हुआ, तब यादवा और राष्ट्रकूटा हार गए और जो नॉर्थ वेस्ट वाले थे उन्होंने लोकल डायनेस्टी को जीता और वहाँ पर अपना रूल स्थापित किया। यानी कि अगर कोई सरकार बदल रहा है तो वो अपने हिसाब से अपना रूल चलाएगा, ना कि जो पहले वाला राजा चलाता था वो चलाएगा। वो जब बदलेगा, नया राजा आएगा तो नया वातावरण आएगा और नए नए सुविधाएं आएंगे। इसलिए उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया। किन्होंने? नॉर्थ वेस्ट वाले ने। इन द मीनवाइल द अरब पावर हैड एमर्ज इन द मिडल ईस्ट। अरब रूलर्स टर्न टूवर्ड्स इंडिया टू एक्सपांड देयर एम्पायर। यानी कि अरब लोगों ने इसके चलते चलते जो थोड़े समय बीतेगा, उसके बाद अरब पावर ने हमारे इंडिया पे आ गए। अरब पावर इंडिया की ओर आने लगे, क्योंकि अभी इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि लोकल डायनेस्टी और जो इन लोग के बीच में झगड़ा होने लगा। लोकल डायनेस्टी और यादवा और जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे, इनके बीच में झगड़ा होने लगा। और जब इनका फ़ायदा अरब पावर ने देखा, मतलब अरब पावर ने जब इसका सुना, तो उन्होंने भी बीच में अपना आक्रमण कर दिया और वो आकर यहाँ पर अपना जो एम्पायर था वो भी एक्सपांड करने लगे। द अरब का जनरल कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। जो अरब का जनरल था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अटैक द सिंध प्रोविंस इन द 8th सेंचुरी। यानी कि जो सिंध का प्रोविंस था, जो सिंध का जो राज्य था, वहाँ पर उसने आक्रमण किया। क्या किया? अटैक किया। कितवीं शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में, यानी कि 8th सेंचुरी में। नॉट विथ स्टैंडिंग द रेसिस्टेंस ऑफ किंग दाहिर ही कॉन्कर द प्रोविंसेस ऑफ सिंध। यानी कि सिंध का राजा कौन था? किंग दाहिर। कौन था? किंग दाहिर। और वो इस हार को, मतलब उसने अपने घुटने नहीं टेके। ही कॉन्कर द प्रोविंस ऑफ सिंध। यानी कि जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने सिंध पर अटैक कर और उस सिंध को जीता। ड्यू टू दिस कैंपेन द अरब केम इनटू पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट विद इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि और इनका पहला अटैक ही हुआ था अरब पावर का। इन्होंने सिंध पर वार किया था, ये इनका पहला था, फर्स्ट पॉलिटिकल कांटेक्ट था हमारे इंडिया के साथ। यानी कि उन्होंने हमारे इंडिया पे पहला आक्रमण किया था। इन द पीरियड दैट फॉलोड टर्क्स, अफगान्स एंड मुगल्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया केम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश देयर पावर हियर। यानी कि अफगानी लोग आते थे, टर्क्स लोग आते थे, मुगल्स आते थे और यहाँ पर हमारे इंडिया में वो आकर अपना पावर स्टैब्लिश किया करते थे। इन द 11th सेंचुरी से ये द टर्क्स बिगैन टू इन्वेड इंडिया। यानी कि अब 11th सेंचुरी में टर्क ने देखा कि जो टर्किस होते हैं, जो हमारे एशिया में आते हैं, टर्की, वो उन्होंने हमारे इंडिया पर वापस एक बार हमला किया। एक्सपांडिंग देयर टेरिटरी दे रीच द नॉर्थ वेस्टर्न फोर्टेन ऑफ इंडिया। और वो अपना जो साम्राज्य था वो उसको एक्सपांड करते करते वो कहाँ पर आ गए? नॉर्थ वेस्टर्न में आ गए। यानी कि जो नॉर्थ साइड में जो उनका नॉर्थ वेस्टर्न था वहाँ पर आ गए। वहाँ पर जो उनका समुद्री तट था वहाँ तक उन्होंने अपना एम्पायर को एक्सपांड कर लिया था। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया मैनी टाइम्स। यानी कि सुल्तान जो मोहम्मद था वो इंडिया में बहुत बार अटैक कर चुका था, बहुत बार हमला कर चुका था। ही प्लंडर द रिच टेम्पल्स एट मथुरा, वृंदावन, कनौज एंड सोमनाथ एंड कैरी अवे एनॉर्मस वेल्थ विद हिम। यानी कि जो था मोहम्मद गजनी, वो इंडिया में बहुत बार अटैक कर चुका था और उसने अपना जब एक और अटैक किया तो उसने हमारे टेम्पल्स को देखा, हमारे इंडिया की संपत्ति को देखा जो टेम्पल्स में थे। वो कौन कौन से टेम्पल्स थे? मथुरा, वृंदावन, कनौज, सोमनाथ। और जो इनमें बहुत सारे अमूल्य जो धन थे, जो सोना चांदी थे, उसने उसको लूटा, प्लंडर यानी उसने उसको लूटा और सारे संपत्ति को अपने साथ ले गया। द वर्ल्ड फेमस एंड रिच लाइब्रेरी द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बर्न डाउन बाय बख्तियार
खालजी, यानी कि जो हमारे इंडिया का फेमस, वर्ल्ड का फेमस जो एक लाइब्रेरी था नालंदा यूनिवर्सिटी, उसको किसने जला दिया था? बख्तियार खालजी। उसने गुस्से में आकर जब उसको लूट रहा था तो उसने उस जो हमारा लाइब्रेरी था, वर्ल्ड का जो फेमस लाइब्रेरी था, उसको जलाकर गया था। सल्तनत इन द नॉर्थ, यानी कि जो नॉर्थ में सल्तनत किस तरह जारी रहा। इन द 1175 CE and 1178 CE, सुल्तान मोहम्मद घुरी ऑफ घुर फ्रॉम अफगानिस्तान इन्वेडेड इंडिया, यानी कि घुर का एक मोहम्मद घुरी था, घुर का रहने वाला मोहम्मद घुरी अफगानिस्तान से इंडिया में उसने हमला किया। अफगानिस्तान में रहने वाला जो मोहम्मद घुरी था वो उसने इंडिया पर हमला किया। कब हमला किया? इन 1175 और 1178, मतलब 3 साल तक वो हमला करता रहा, बीच बीच में जब उसको अवसर मिलता रहा। ही अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ द कॉन्कर टेरिटरीज इन इंडिया, यानी कि जब मोहम्मद घुरी ने जब अपने इंडिया में कुछ कुछ पार्ट्स को जब उसने जीता तो उसने उसकी रखवाली के लिए उसने एक अपना सेवक अपॉइंट किया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और वो क्या करता था, वो जो उसने जो मोहम्मद घुरी ने जो हमारे इंडिया में जो जो चीज़ें जीते थे, जो जो डिस्ट्रिक्ट को उसने जीता था, वो उसकी देखभाल करता था। लेटर, कुछ दिनों बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घुरी इन 1206, यानी 1206, जब मोहम्मद घुरी का डेथ हुआ 1206 में, जब मोहम्मद घुरी का डेथ हुआ 1206 में, तो ऐबक बिगन टू रूल द इंडियन टेरिटरीज अंडर हिज रूल, यानी कि जो ऐबक था, जो उसका गुलाम था मोहम्मद घुरी का, वो अब पूरे जो उसने कॉन्कर, जो मोहम्मद घुरी ने जो जीता था, उसके ऊपर वो राज करने लगा। कौन राज करने लगा? जो उसका सेवक था ऐबक। हु वॉज अ इनिशियली स्लेव बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली, यानी कि जो ऐबक था वो एक गुलाम होते हुए भी वो पूरे दिल्ली पर रूल करता था। ही डाइड इन 1210, यानी कि 4 साल बाद जब मोहम्मद घुरी मरा तो उसके 4 साल बाद भी ऐबक भी मर गया। डू यू नो, आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, राइजा, बलबन, अलाउद्दीन, खालजी मोहम्मद बिन तालुके, फिरोज तालुके, इब्राहिम लोदी एंड अदर सुल्तान रूल ओवर इंडिया, यानी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरा तो उसके बाद भी बहुत सारे राजाओं ने जो सल्तनत था वो हमारे इंडिया में जारी रहा। और उसका जो सबसे लास्ट में किसने राज किया, मतलब स्टार्ट किसने किया था, जो ये सल्तनत था स्टार्ट किया था जो था हमारे राजा राज 1 और राजेंद्र 1, उन्होंने सल्तनत को स्टार्ट किया था। यानी कि इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट सुल्तान, यानी कि जो स्टार्ट किया था राजेंद्र और राजा राज ने। और इस सल्तनत चलते चलते जब उसका अंतिम समय आया तो अंतिम समय पर इब्राहिम लोदी लास्ट सुल्तान था जो सल्तनत चला सकता था। ही मेड मेनी एनिमीज बिकॉज ऑफ हिज पेक्यूलियर टेम्परामेंट, यानी कि जो इसने इब्राहिम लोदी ने अपने बहुत सारे दुश्मन बना रखे थे। वो क्यों बनाए थे? क्योंकि जो उसका नेचर था वो सही नहीं था और वो एक बहुत ही बुरा इंसान था, इसलिए उसने दूसरों के साथ उसने एनिमीज बना रखा था, यानी कि दूसरों से दुश्मनी कर रखी थी। दौलत खान लोदी, गवर्नर ऑफ पंजाब, इनवाइटेड बाबर द रूलर ऑफ काबुल टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोदी, यानी कि दौलत खान लोदी था, इब्राहिम लोदी के साथ दौलत खान लोदी का भी बहुत दुश्मनी चलता था। इसलिए दौलत खान लोदी ने जो पंजाब में गवर्न करता था उसने बाबर को इनवाइट किया कि तुम आकर इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट फाइट करो और इब्राहिम लोदी के जो सारे संपत्ति हैं जहाँ पर वो राज करता है उसको तुम अपने अंदर कैप्चर करो। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द बैटल, दस द सल्तनत केम टू बी एंड, यानी कि इब्राहिम लोदी जो था वो सल्तनत का अंतिम अस्तित्व था,
इब्राहिम लोदी सल्तनत का अंतिम अस्तित्व था और जिसको बाबर ने डिफीट कर कर हरा दिया। और सल्तनत अगर इब्राहिम लोदी ख़त्म हो गया तो सल्तनत भी उसी समय ख़त्म हो गया। विद किंगडम ऑफ विजयनगर, विजयनगर का किंगडम किस तरह था, वहाँ पर पहले कितने राज किया और उसका अंतिम समय कब आया। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ दिल्ली देयर वर मैनी रिवॉल्ट्स इन साउथ अगेंस्ट द सेंट्रल पावर ऑफ दिल्ली। यानी कि जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली में राज किया करता था, दिल्ली में जब राज किया करता था, उसने वहाँ पर बहुत सारे उसने वहाँ पर दुश्मन बना रखे थे, जिसके कारण अब जब अगर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अगर अपने दिल्ली को अच्छे से गवर्न नहीं कर रहा है, इसलिए साउथ लोगों ने उसके ऊपर अगेंस्ट उसके उन्होंने रिवॉल्ट शुरू कर दिया, यानी कि लड़ाई शुरू कर दी कि तुम इस तरह क्यों कर रहे हो, तुम इस तरह क्यों करें। और इसी को जो लड़ाई झगड़ा हुआ, इसको करते करते एक ऐसा समय आ गया जब विजयनगर और बहामनी किंगडम उसका उदय हुआ वहाँ पर विजयनगर और बहामनी किंगडम का स्थापना हुई। द ब्रदर्स हरियर एंड बुक्का फ्रॉम साउथ इंडिया वे सरदार्स इन सर्विस ऑफ दिल्ली सल्तनत। यानी जो दिल्ली सल्तनत था उसके सरदार थे हरिहर और बुक्का। ये दोनों एक भाई थे जो साउथ इंडिया में सरदार के हैसियत से राज किया करते थे। टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द इंस्टेबिलिटी ऑफ इन द साउथ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि जब इन्हें पता चला कि जो साउथ में जो मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद बिन जो तुगलक है, उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारे खून खराबे हो रहे हैं जो साउथ इंडिया और उनको लेकर। इसलिए जो हरिहर और बुक्का ने प्लान बनाया कि इनकी जो मतलब इनका जो वो है वो सही नहीं है, इसलिए दोनों ने मिलकर वहाँ पर हमला कर दिया। और उसी जब उन्होंने हमला किया, द फाउंडर द किंगडम विजयनगर। और जब हमला कर उन्होंने मोहम्मद कासिम और साउथ वालों को दोनों को हटाकर उन्होंने खुद का वहाँ पर राज स्थापित किया और उस राज्य का नाम था विजयनगर इन द साउथ 1336 सी, यानी कि 13वीं शताब्दी में। हम्पी टूडेस कर्नाटका वॉज द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम। अब और जो हम्पी था वो कर्नाटका का कैपिटल था। आज भी हम्पी कर्नाटका में उपलब्ध है। हरिहर वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ विजयनगर। जो हरिहर था, बुक्का का बड़ा भाई हरिहर, वो विजयनगर का पहला राजा था। हरिहर वॉज सक्सेसर बाय हिज ब्रदर बुक्का। यानी कि जब हरिहर की मृत्यु हुई तो उसके बाद बुक्का ने अपना राज्य स्थापित किया। उसके भाई ने, अगर बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो छोटा भाई उस राज्य को संभालता है। बुक्का ब्रॉट द रीजन अप टू रामेश्वर अंडर हिज कंट्रोल। यानी कि बुक्का ने रामेश्वर तक रीजन को अपने कंट्रोल में लाया। कृष्णदेवराय असेंडेड द थ्रोन ऑफ विजयनगर इन 1509। जो कृष्णदेवराय उसने 15वीं शताब्दी में 1509 में उसने विजयनगर के थ्रोन पर बैठा, यानी कि विजयनगर के सिंहासन पर वो बैठा। ही कॉन्कर्ड विजयवाड़ा एंड राजमहेंद्री एंड एक्सटेंड द रीजन टू हिज किंगडम। यानी कि जब कृष्णदेवराय ने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री किंगडम को जीता तब उसने सोचा कि इन दोनों किंगडम को मैं अपने विजयनगर में क्यों ना शामिल कर लूँ। इसलिए कृष्णदेवराय ने ये दोनों किंगडम को अपने विजयनगर में शामिल कर लिया और जो सब मिलकर हो गए एक विजयनगर किंगडम फॉर्म हुआ। ही डिफीटेड द कंबाइंड फोर्स ऑफ द आर्मीज ऑफ सुल्तान हु हैड यूनाइटेड अंडर लीडरशिप ऑफ बहामनी सुल्तान मोहम्मद शाह। यानी कि मोहम्मद शाह अपना एक सुल्तान का फौज लेकर विजयनगर की ओर बढ़ रहा था और उसको जो कृष्णदेवराय ने उनको पूरा पराजय किया और
जो उनका बहामनी सुल्तान था मोहम्मद शाह, उसको भी उन्होंने हराया। ड्यूरिंग कृष्णदेवराय's रीजन द किंगडम ऑफ विजयनगर एक्सटेंड फ्रॉम चूटक इन द ईस्ट अप टू गोवा इन द वेस्ट। यानी कि जब कृष्णदेवराय राज किया करता था, उसने अपने किंगडम को बहुत ज़्यादा एक्सपांड किया, बहुत ज़्यादा चारों दिशाओं में एक्सपांड किया, अपने किंगडम को बहुत उसने बढ़ाया, जितना कि बुक्का और हरिहर भी नहीं बढ़ा सकते थे। उसने अपने किंगडम को चूतक, जो ईस्ट में पड़ता है, ईस्टर्न साइड में पड़ता है, वहाँ से लेकर वेस्टर्न गोवा तक उसने इतना, चूतक से लेकर वेस्ट गोवा तक उसने अपने किंगडम को बढ़ाया। और एंड फ्रॉम द रायचूर डॉग इन द नॉर्थ, और रायचूर जो नॉर्थ में पड़ता है, वहाँ से लेकर इंडियन ओशन साउथ तक उसने इतना, मतलब पूरे साउथ को इसने अपने अंदर लाया। पूरे साउथ पर ये राज किया करता था। कौन था वो? कृष्णदेवराय। और इनकी मृत्यु हुई 1530 में, यानी कि 15वीं शताब्दी में, जो 30वां साल था, उनमें इनकी मृत्यु हो गई। कृष्णदेवराय वॉज अ स्कॉलर। जो कृष्णदेवराय था वो बुद्धिमान था, कोई भी निर्णय अपने फैसले से करता था और सोच समझ के करता था। ही रोट अमुक्तमाल्यादा अ तेलुगु कमेंडियम ऑन पॉलिटी, यानी कि इसने राजनीति के ऊपर एक, अपने जो उनके समय पर राजनीति हुआ करता था उसके ऊपर एक बुक लिखा था, जिसका नाम था अमुक्तमाल्यादा। द हजार राम टेम्पल्स एंड विट्ठल टेम्पल्स वेर बिल्ट इन द विजयनगर ड्यूरिंग हिज रीजन। यानी कि जब कृष्णदेवराय राज किया करता था, उस समय उसने अपने जो विजयनगर था उसमें बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, राम जी के टेम्पल बनाए, विट्ठल जी के, उस समय विट्ठल भगवान को ज़्यादा पूजा जाता था, इसलिए उन्होंने विट्ठल भगवान के भी बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए। द डेस्लाइन ऑफ विजयनगर किंगडम बिगेन विद द डेथ ऑफ कृष्णदेवराय। यानी कि जब कृष्णदेवराय की मृत्यु हुई, तभी से लेकर जो विजयनगर की जो सेना थी उसकी जो मजबूती थी वो कम होती गई, क्योंकि जो कृष्णदेवराय था वो बहुत स्कॉलर और बहुत ही वैलियंट किंग था। इन 1565 में जो उसकी मजबूती थी सेना की, जो विजयनगर की मजबूती थी, वो धीरे धीरे कम होती गई। At Talikot in the present state of Karnataka, there was a battle between Adil Shahi, Nizam Shahi, Qutub Shahi, Badeshah Shahi on one side and Vijayanagar on the other side। यानी कि तालीकोट में, कर्नाटका में तालीकोट नाम का एक जगह है, वहाँ पर बैटल हुआ। आदिल शाही, निज़ाम शाही, कुतुब शाही और बदर शाही, ये जो थे, बदर शाही, ये जो थे, जो 4 सुल्तान थे, ये एक तरफ थे और विजयनगर अकेला एक दूसरी तरफ था। इसलिए कृष्णदेवराय की मृत्यु हो चुकी थी और उनका जो सेना की, जो प्रजा की जो एकता थी वो भी कम हो चुकी थी, इसलिए वो इन चारों को हरा ना पाए, इसलिए उनकी हार हो गई, विजयनगर की हार हो गई। देयर आफ्टर द डोमिनेंस ऑफ विजयनगर केम टू बी एंड। अब कृष्णदेवराय भी नहीं रहा और पीपल्स जो थे वो धीरे धीरे विजयनगर को छोड़ते गए, और इसी के चलते विजयनगर का अंतिम समय आ गया और विजयनगर को वहाँ से हटा दिया गया। विजयनगर को, जो विजयनगर था, वहाँ पर आदिल शाही, निज़ाम शाही, ये लोग वहाँ पर राज करने लगे। द बहामनी किंगडम। अभी देखते हैं बहामनी किंगडम क्या है। वाइल मोहम्मद बिन तुगलक वॉज स्टिल रीजनिंग some of his सरदार in the Deccan rose in rebellion against him। यानी कि जो साउथ में जो कुछ लोग थे, उन्होंने सोचा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन को वो सही से नहीं चला रहा है, इसलिए साउथ वालों ने उसके ऊपर उसके अगेंस्ट उन्होंने अपना जंग छेड़ा। यानी कि उसके अगेंस्ट उन्होंने अटैक किया और उन्होंने अपना हक जताया कि द लीडर ऑफ दिस सरदार, जो साउथ में जो साउथ वाले थे, वो मोहम्मद बिन तुगलक के पास गए और उनके जो साउथ वाले को जो एक हेड था, सरदार था, वो था हसन गंगू। डिफीटेड द आर्मी ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली। जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसको हरा दिया। किसने हराया? हसन गंगू ने अपने सेना की मदद से। अ न्यू किंगडम नोन एज द बहामनी किंगडम। अब जब मोहम्मद बिन तुगलक को उसने हराया
मोहम्मद बिन तुगलक को किसने हराया? हसन गंगू ने। तो उसने सोचा कि अभी मैं इसको एकदम अच्छे से चलाऊंगा, एकदम फ्रीडम से चलाऊंगा इस बहामनी किंगडम को। अब उसका मोहम्मद बिन तुगलक का अलग किंगडम था, पर इसने जब वहाँ पर राज किया तो उसने उसका नाम रखा बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम केम टू एक्सटेंशन इन 1347, यानी कि जो बहामनी किंगडम था वो राज करने के लिए कब स्थापित हुआ? 1347 में। हसन गंगू बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ बहामनी किंगडम, और जो हसन गंगू था उसने सबको हराया और वहाँ पर राज किया, इसलिए वो बहामनी किंगडम का पहला राजा था। ही मेड द सिटी गुलबर्गा इन कर्नाटका हिज कैपिटल, यानी कि जो उसने बहामनी किंगडम के ऊपर राज किया, जो वो बहामनी किंगडम कहाँ पे था? कर्नाटका में। उसने कर्नाटका का कैपिटल रखा गुलबर्गा, क्योंकि वो उसकी राजनीति थी और वो कुछ भी उस समय कर सकता था। अब देखते हैं मोहम्मद गवान। महमूद गवान कौन था? मोहम्मद गवान वॉज द चीफ वजीर ऑफ बहामनी किंगडम। जो मोहम्मद गवान था वो चीफ वजीर था, यानी कि जो अगर राजा के बाद अगर राजा कहीं जाता है तो उसको संभालने के लिए एक वजीर रखा जाता है, और वो वजीर था मोहम्मद गवान। ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन, वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर को अच्छे से चला सकता था, वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। ही स्ट्रेंथन द बहामनी किंगडम, और वो एक मजबूती लेकर आया कहाँ पर? बहामनी किंगडम में। उसने लोगों के अंदर यूनिटी लाई। ही स्टार्टेड पेइंग द सोल्जर्स देयर सैलरीज इन कैश इंस्टेड ऑफ थ्रू लैंड ग्रांट्स, यानी कि पहले के ज़माने में क्या किया जाता था? किसी को पैसे देकर नौकरी पे नहीं रखा जाता था। सोल्जर्स को उनका जो कर्ज था, वो उनकी जो सैलरी थी वो लैंड दिया करते थे, यानी कि जगह दिया करते थे उनको कि तुम हमारे लिए काम करते तो हम तुमको ये लैंड दे रहे हैं। अब जब मोहम्मद गवान आया तो उसने सोचा कि ये लैंड देने से हमारी प्रजा का जो स्थानीय मान है वो कम हो जाएगा, इसलिए उसने उनको कैश दिया, यानी कि जो पैसे कॉइन्स दिए, फिर उनका जो उस समय चलता था पैसा जो उनका था हॉर्न्स, जो वो सब वो उनको दिया करते थे, ना कि उनको जगह दिया करते थे। ही ब्रॉट डिसिप्लिन इन द आर्मी, और उसने आर्मी में डिसिप्लिन भी लाया। ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और उसने उनको बहुत सारे रेवेन्यू सिस्टम सिखाए कि हमारे लैंड में कौन कौन से, हमारे आसपास में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से हमारे किंगडम में शामिल है, कौन कौन से अलग किंगडम में शामिल है। ही ओपन द मदरसा एट विदार फॉर अरेबिक एंड पर्शियन स्टडीज़, यानी कि उसने मदरसा खोला जो कि अगर कोई अरबी से आता है, पारसी से आता है, तो उसको स्टडी कर सके कि बहामनी किंगडम किस तरह है। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गवान, जब मोहम्मद गवान की मृत्यु हुई, फैक्टियोनिज्म इंक्रीज अमंग द बहामनी किंगडम, यानी कि जब मोहम्मद गवान की मृत्यु हुई तो उनके जो बहामनी किंगडम के जो सरदार थे उनके अंदर लड़ाई झगड़ा होने लगा। फैक्टियोनिज्म यानी उनके अंदर लड़ाई झगड़ा होने लगा, यानी कि वो एकदम अच्छे से नहीं चला पा रहे थे अपने बहामनी किंगडम को। द कॉन्फ्लिक्ट विद द विजयनगर किंगडम हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द बहामनी किंगडम, और उन्होंने जो सरदार लोग थे बहामनी किंगडम के, वो विजयनगर के साथ लड़ाई झगड़ा किया करते थे, उनके साथ उनके अच्छा व्यवहार नहीं था विजयनगर के साथ। द प्रोविंशियल गवर्नर बिगेन टू एक्ट मोर इंडिपेंडेंटली, यानी कि जो उनके गवर्नर थे वो उतना अच्छे से उसको इंडिपेंडेंटली चला नहीं पाते थे। दिस लेड टू द डिसइंटीग्रेशन of the Bahmani kingdom into 5 small powers: Imad Shahi of Warhad, Badr Shahi of Bidar, Adil Shahi of Bijapur, Nizam Shahi of Ahmednagar and Qutub Shahi of Golconda। यानी कि जब इनके अंदर एकता ही नहीं रही तो उनके अंदर बहुत सारे राजा आकर राज करने लगे और उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बहामनी किंगडम को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि तुम इतना इतना पार्ट लो। अब इमाद शाही का वरद हो गया, बरीश शाही का बेदर हो गया, आदिल शाही का बीजापुर हो गया, निजाम शाही का अहमदनगर हो गया, कुतुब शाही का गोलकोंडा हो गया। यानी कि बहामनी किंगडम को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 5 राजाओं ने मिलकर। अब देखते हैं मुग़ल पावर हमारे इंडिया में कैसे आया। इन 1526 द सल्तनत ऑफ दिल्ली केम टू बी एंड, यानी कि जो दिल्ली का सल्तनत वो ख़त्म हुआ 1526 में।
मुगल पावर वॉज इस्टेब्लिश दिया, अब मुगल पावर वहाँ पर आके राज करने लगा। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल पावर, अब जो बाबर था वो मुगल पावर को उसने ही ढूंढा था। ही वॉज द किंग ऑफ फरगहा इन सेंट्रल एशिया इन टूडेज उज़्बेकिस्तान, और जो बाबर था वो फरगहा में राज करता था जो एशिया में था। एशिया में फरगहा नाम का एक कंट्री था, वहाँ पर ये राज किया करता था, जो कि आज बदल चुका है उज़्बेकिस्तान में। उज़्बेकिस्तान में आज उसको उज़्बेकिस्तान कहते हैं, और उसका पहले नाम था फरगहा, जब बाबर वहाँ पर राज किया करता था। ही हैड हर्ड द वेल्थ ऑफ इन इंडिया, उसने सुना कि इंडिया में बहुत सारे वेल्थ है, बहुत संपत्ति है, और बहुत सारे सोना चांदी वहाँ पर पाए जाते हैं। सो ही प्लान टू इन्वेशन ऑफ इंडिया, और फिर उसने प्लान किया कि हम इंडिया में आक्रमण करेंगे और वहाँ के सारे वेल्थ को चुरा कर अपने पास लाएंगे। द रीजनिंग सुल्तान ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम वॉज इब्राहिम लोदी, यानी कि जब उस समय जब इंडिया में बाबर ने सोचा कि इंडिया में हम आक्रमण करेंगे, तो इंडिया का जो दिल्ली का उस समय का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। दौलत खान लोदी वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब अंडर द सल्तनत, जो दौलत खान लोदी था वो पंजाब का गवर्नर था। द रिलेशन बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड दौलत खान वॉज टेंस, जो रिलेशनशिप था इब्राहिम लोदी और दौलत खान के बीच में बहुत ही झगड़ालू था, यानी बहुत ही कठिन था। वो एक दूसरे को कभी सामने देखना नहीं चाहते थे। दौलत खान लोदी इनवाइटेड बाबर टू मार्च ऑन इंडिया, अब दौलत खान लोदी ने सोचा कि इब्राहिम लोदी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार नहीं है, इसलिए मैं बाबर की मदद से इब्राहिम लोदी को हराऊंगा। इसलिए उसने बाबर को इंडिया में आक्रमण करने को बोला। टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी बाबर इन्वेडेड इंडिया, और बाबर को मन में पहले से शक था कि इंडिया में बहुत सारे सोना चांदी, बहुत सारे किताबें, महान सब पाए जाते हैं, और उसको एक और मौका मिल गया कि वो इंडिया में एक आक्रमण कर सके। द रिपल्स बाबर इन्वेशन इब्राहिम लोदी स्टार्टेड विद हिज आर्मी, यानी कि जब बाबर ने अपना जो आक्रमण स्टार्ट किया इंडिया पे, तो इब्राहिम लोदी ने भी अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि मैं बाबर को इंडिया में आने ना दूँ। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर, और फिर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ ऑन 21 अप्रैल 1526 एट पानीपत। और वो झगड़ा कहाँ पर हुआ, वो युद्ध कहाँ पर हुआ? पानीपत पे हुआ। कहाँ पे हुआ? पानीपत में। हमारा पहला पानीपत हुआ था 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में हमारे इंडिया का फर्स्ट पानीपत युद्ध हुआ। इन दिस बैटल बाबर मेड यूज़ ऑफ एन आर्टिलरी इफेक्टिवली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यानी कि बाबर ने अभी इंडिया में किसी के पास तोप और बारूद नहीं थे, और बाबर ने इंडिया में तोप और बारूद को चलाकर पहली बार पूरे भारतवर्ष को दिखाया कि बाबर की शक्ति क्या है, बाबर का पूरा अस्तित्व क्या है। इंडिया में पहली बार जो बाबर था उसने बारूद तोपों का इस्तेमाल किया। ही डिफेटेड इब्राहिम लोदी आर्मी, और उसने इब्राहिम लोदी के पूरे आर्मी को हरा दिया। दिस नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और इसको पानीपत का पहला युद्ध कहा जाता है। आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत राणा संगा ऑफ मेवाड़ ब्रॉट ऑल राजपूत किंग्स टुगेदर। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन बाबर एंड राणा संगा एट खानवा, यानी कि जब पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को जब बाबर ने हराया, तो राणा संगा जो मेवाड़ का था, राणा संगा ऑफ मेवाड़, उसने क्या किया कि बहुत सारे राजपूत किंग्स को अपने साथ इकट्ठित किया कि हम बाबर से लड़ेंगे और इंडिया से भगाएंगे। पर बाबर ने क्या किया, बाबर जब उनका युद्ध हुआ, युद्ध होने से पहले उनका युद्ध पहला कहाँ पे हुआ? जो उनका राणा संगा ऑफ मेवाड़, जो राणा संगा थे मेवाड़ के रहने वाले, और बाबर का पहला जो उनका युद्ध हुआ वहाँ खानवा पर हुआ। कहाँ पर हुआ? खानवा पर। बाबर आर्टिलरी एंड
reserve force played a key role in this battle of Rana Sanga army was defeated. Babur died in 1530 CE. यानी कि जो बाबर की जो तोप की जो मशीनें थी, जो बारूदें थी, जो बंदूकें थी, वो उसकी मदद से ही लोगों से जीता किया करता था, क्योंकि वो ऐसा समय था जबकि खाली बाबर के पास ही तोप और बारूद हुआ करते थे और कोई भी राजा, कोई भी वर्ल्ड में किसी के पास तोप और बारूदें नहीं थी, इसलिए वो दूसरों से जीत जाया करता था। और इसी के चलते बाबर ने राणा संगा को भी हरा दिया। और बाबर की मृत्यु आपको पता है कब हुई? 1530 में हुई। डू यू नो द बाबर हुमायूं? आफ्टर बाबर, हुमायूं 1530 CE to 1539 CE and from 1555 CE to 1556 CE ascend the throne। यानी कि बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं उसका जो राज्य वो उसको संभाला करता था। ही वॉज डिफेटेड बाय शेरशाह। अब जो हुमायूं उतना ताकतवर नहीं था, इसलिए वो शेरशाह जो एक राजा था उससे हार गया। शेरशाह एस्टैब्लिश द सूर डायनेस्टी ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अब जो पहले बाबर चलाया करता था दिल्ली को, इब्राहिम लोदी से जीतने के बाद जब दिल्ली को बाबर चलाया करता था, उसके बाद हुमायूं आया। हुमायूं उस थ्रोन को असेंड किया, नहीं उस थ्रोन पर बैठा, पर वो शेरशाह से हार गया और शेरशाह ने अपनी एक नई डायनेस्टी वंश को स्टार्ट किया जिसका नाम था सुर। आफ्टर हुमायूं अकबर, अब हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर आया 1556 to 1605। यानी कि अब अकबर के बाद 1556 से लेकर 1605 तक किसने राज किया? अकबर ने राज किया। असेंड द थ्रोन, यानी कि उसने उस राज सिंहासन पर बैठा। थ्रोन यानी सिंहासन। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन अकबर एंड हेमू एट पानीपत इन 1556। दिस इज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अब अकबर के साथ किसका युद्ध हुआ? हेमू का। अकबर के साथ किसका युद्ध हुआ? हेमू का। और उस युद्ध को क्या कहा जाता है? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? 1556 में। 1556 में पानीपत का सेकेंड बैटल हुआ। और पहला बैटल कब हुआ था हमारे इंडिया में? 1526 में। 1526 में हमारा पहला पानीपत का बैटल हुआ था और 1556 में हमारा सेकेंड पानीपत का बैटल हुआ था। अकबर एम्बिशन वॉज टू ब्रिंग द वोल ऑफ इंडिया अंडर हिज ओन सेंट्रल अथॉरिटी। अब अकबर ये मानता था कि पूरा इंडिया मेरे अंदर आ जाए, पूरा इंडिया पे मैं राज करूं, पर ऐसा बहुत सारी राजाओं ने होने नहीं दिया। आफ्टर अकबर जहांगीर, अकबर के बाद आया जहांगीर। उसका पुत्र, अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। 1605 to 1628, यानी कि 1605 से लेकर 1628 तक जहांगीर ने राज किया। बिकेम द एम्परर ड्यूरिंग हिज रीजन। हिज वाइफ नूरजहां प्लेड एन एक्टिव रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जब जहांगीर आया तो उसकी पत्नी थी, उसके पत्नी का नाम था नूरजहां। उसने भी एडमिनिस्ट्रेशन को उसके साथ मिलकर बहुत ही अच्छी तरीके से चलाया। जहांगीर वॉज फॉलोड बाय शाहजहां। अब जहांगीर का पुत्र आया शाहजहां भी जहांगीर का पुत्र था। अब शाहजहां ने कहाँ से लेकर कहाँ तक राज किया? 1628 से लेकर 1658 तक किसने राज किया? शाहजहां ने। एज द एम्परर, द नेक्स्ट एम्परर आफ्टर शाहजहां औरंगजेब। और इन सब को भेजते हुए, इन सब के बाद शाहजहां का पुत्र आया औरंगजेब। और औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक राज किया। किसने? औरंगजेब ने। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि इसने बहुत ज़्यादा समय तक राज किया। जितना बाबर और ये लोग भी राज नहीं कर सकते थे, उससे भी ज़्यादा किसने राज किया इंडिया पे? औरंगजेब ने। आफ्टर हिज डेथ द मुगल एम्पायर बिकेम वीक। और जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगल पावर की जो शक्ति थी वो बहुत ही घटती गई। अकबर वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी। जो अकबर था वो पूरे मुगल डायनेस्टी में, जो मुगल का वंश था उसमें बहुत ही पावरफुल किंग था, बहुत ही प्रसिद्ध किंग था।
और उसकी जो उनकी सेना थी वो भी बहुत ही मजबूत थी। When he tried to bring India under his central authority, he had faced opposition. Maharana Pratap, Chand Bibi, Rani Durgavati struggle against him. Their struggle is not worthy. यानी कि अकबर ने चाहा कि पूरा इंडिया, पूरा भारत मेरे अधीन आ जाए, पूरा भारत के ऊपर मैं राज करूँ, पूरे भारत के वंश के ऊपर मैं राज करूँ, पर उसको अकबर के इस सपने को साकार नहीं होने दिया। किन लोगों ने? महाराणा प्रताप ने, चांद बीबी ने, रानी दुर्गावती ने, क्योंकि ये सारे लोग अपने स्टेट को बहुत ही अच्छे से चलाया करते थे। इसलिए इनका मानना था कि अकबर जब आएगा तो पूरा इंडिया इसके अधीन हो जाएगा और ये अकबर पूरे इंडिया को अच्छे से चलाएगा नहीं, अपना गुलाम बनाकर रखेगा। इसलिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया कि अकबर पूरे इंडिया पर राज ना कर सके। अब देखते इन लोगों ने किस तरह प्रयास किया। महाराणा प्रताप, आफ्टर द डेथ ऑफ उदय सिंह, महाराणा प्रताप असेंडेड द थ्रोन ऑफ मेवाड़, यानी कि उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर राज किया। ही कंटिन्यू द स्ट्रगल फॉर मेवाड़्स एक्सिस्टेंस, यानी कि उसने अपना स्ट्रगल जारी रखा कि मेवाड़ में कोई भी तकलीफ और कोई भी दुख दर्द ना आए जब तक मैं यहाँ पर राज कर रहा हूँ। टिल द वेरी एंड ही स्ट्रगल विद अकबर टू मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस, यानी कि वो अकबर के साथ बहुत युद्ध किया, बहुत सारी उसे तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, फिर भी उसने अपने घुटने ना टेके और स्ट्रगल करता रहा ताकि मेरी प्रजा अच्छे से रह सके और खुशहाल से रह सके। ही हैज़ बिकेम इम्पोर्टर इन हिस्ट्री ड्यू टू हिज क्वालिटीज़, और ये महाराणा प्रताप जी हमारे इतिहास में बहुत ही माने जाने एक राजा थे, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, सैक्रिफाइस, इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सैक्रिफाइस किए, बहुत सारे जो तकलीफ़ें झेली और बहुत ही एक अच्छे इंसान थे। अब देखते चांद बीबी ने क्या किया था जब अकबर ने उसके ऊपर अटैक किया। द मुगल अटैक अहमदनगर द कैपिटल ऑफ निज़ाम शाह किंगडम, यानी कि अहमदनगर पर जब मुगल ने अटैक किया, वो अहमदनगर किसका था? निज़ाम शाह का था, निज़ाम शाह का किंगडम था वो। इन 1595 मुगल ने कब उनका अहमदनगर पर अटैक किया? 1595 में। द मुगल आर्मी पुट द फोर्ट अहमदनगर अंडर सीज, यानी कि जो मुगल आर्मी थे उन्होंने अहमदनगर का जो फोर्ट था उसको चारों ओर से घेर लिया। चांद बीबी द कैपेबल डॉटर ऑफ हुसैन निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर, यानी कि जो चांद बीबी थी वो निज़ाम शाह की एकदम होनहार बेटी थी, एकदम होनहार बेटी थी और वो उनसे लड़ती थी। ब्रेवली डिफेंडेड द फोर्ट, यानी कि वो बहुत ही शातिर थी और बहुत ही होनहार थी, इसलिए उसने पूरे जो मुगल ने चारों ओर से घेरा था उस फोर्ट को, उसकी रक्षा की और उसको डिफेंड किया, यानी कि उसको एकदम फोर्ट को और उनके अंदर जो रह रहे उनको कोई नुकसान ना हो, इसलिए वो एक आर्मी की तरह काम कर रही थी। एट दिस टाइम देयर वॉज एन इंटरनल स्ट्राइफ अमॉन्ग द फैक्शन ऑफ सरदार्स इन निज़ाम शाही किंगडम, यानी कि इस समय क्या हुआ कि जो निज़ाम शाह का किंगडम था अहमदनगर, उसके अंदर ही कुछ सरदार थे उन्होंने अपने अंदर ही सरदार लोग आसपास में ही झगड़ा करने लगे। स्ट्राइफ, इंटरनल स्ट्राइफ, यानी कि जो उनका अंदर का जो सरदार लोग थे वो एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ उससे हमें मतलब मुगल के साथ उनको जाना होगा या फिर कुछ उनके साथ गलत हो रहा होगा, इसलिए वो लोग अंदर ही अंदर झगड़ा करने लगे। दिस रिजल्ट इन द मर्डर ऑफ चांद बीबी, और उन सब लोगों ने मिलकर जो एक दूसरे झगड़ा करते थे और चांद बीबी जब उन्हें समझाने गई तो उन लोगों ने मिलकर चांद बीबी का मर्डर कर डाला। लेटर द मुगल कैप्चर द फोर्ट ऑफ अहमदनगर, और जब चांद बीबी का मर्डर हुआ उसके बाद ही अहमदनगर का फोर्ट मुगल ने कैप्चर किया, उसके बाद ही, नहीं तो चांद बीबी होती तो अहमदनगर का फोर्ट मुगल के हाथों में कभी नहीं जाने देती। बट द मुगल कुड नॉट ब्रिंग द एंटायर किंगडम ऑफ निज़ाम शाही अंडर द कंट्रोल, और फिर भी इतना कोशिश करने के बाद भी मुगलों ने
पूरे निज़ाम शाही किंगडम को अहमदनगर को अपने कंट्रोल में ना ला सके। रानी दुर्गावती अब देखते हैं रानी दुर्गावती ने अकबर के साथ और मुगल पावर के साथ किस तरह लड़ाई की। गोंडवाना कैन ब्रॉडली बी सेड टू कंप्राइज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ विदर्भा, यानी कि जो गोंडवाना था वो विदर्भा का ईस्टर्न पार्ट में थोड़ा सा एक पार्ट था, उसको हम गोंडवाना बोलते हैं। पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश टू इट्स नॉर्थ, जो द वेस्टर्न पार्ट ऑफ टूडेज छत्तीसगढ़, नॉर्थ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओडिशा। इस चारों ओर से जो उसका वेस्टर्न पार्ट में ओडिशा, नॉर्थ में उसका जो आंध्र प्रदेश था, वेस्ट में जो उसका था छत्तीसगढ़, इन चारों ओर के जो बीच में था वो था विदर्भा, इनका राज्य था विदर्भा। उसके अंदर रानी दुर्गावती राज किया करती थी। दुर्गावती बोर्न इन द डायनेस्टी चांडेल राजपूत बिकेम द क्वीन ऑफ गोंडवाना व्हेन ही वॉज मैरिड, यानी कि ये जो रानी दुर्गावती थी वो एक चंदेल डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, जब इनका शादी हुआ तो ये गोंडवाना की रानी बनी। जब इनका शादी हुआ राजपूत के साथ तो तब ये गोंडवाना की रानी बनी। शी वॉज एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि ये एक अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर को, अपने जो नीचे के जो किसी को राशन नहीं मिल रहा है, किसी को अगर खाना पानी नहीं मिल रहा है, कोई खेती नहीं कर पा रहा है, कोई मजदूर नहीं आ पा रहा है, किसी को मजदूरी नहीं मिल पाई, ये अपने एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत ही अच्छी तरह से चलाया करती थी। द स्ट्रगल ऑफ गोंडवाना क्वीन दुर्गावती अगेंस्ट द मुगल इज इम्पॉर्टेंट इन मेडिवल हिस्ट्री, यानी कि रानी दुर्गावती एक पत्नी होने के बावजूद भी अपने राज्य को किस तरह अच्छे से संभाला, ये मेडिवल हिस्ट्री में बहुत ही सम्मान की बात है। ये बहुत ही सम्मान की बात है कि एक दुर्गावती रानी होने के बावजूद भी कितना स्ट्रगल किया मुगल के साथ। आफ्टर हर हस्बैंड डेथ दुर्गावती लेट डाउन हर लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट अकबर बट शी डिड नॉट सरेंडर, यानी कि जब इनके पति की मृत्यु हुई तो रानी दुर्गावती इन्होंने अपने घुटने ना टेके और अकबर के साथ लगातार प्रयास करते रहे कि अकबर को हरा सके, और फिर भी इन्होंने सरेंडर नहीं किया। अकबर वॉज वेल वर्स एंड विजिलेंट रूलर, जो अकबर था वो बहुत ही जानकार और बहुत ही दिमागदार रूलर था, मतलब बहुत ही जानकार था और सब समझता था कि उनकी सोच क्या है अपने साम्राज्य के ऊपर, कि वो अभी क्या सोच रहे हैं, मैं उन पर किस तरह हमला कर सकता हूँ। अकबर बहुत ही विजिलेंट रूलर था। हिज रिलीजियस पॉलिसी वॉज लिबरल एंड टॉलरेंट. He gave equal treatment to people from all religions. He founded Din-e-Ilahi by incorporating noble principles from all religions, but never compelled anyone to adopt Din-e-Ilahi. यानी अकबर सब किसी के अंदर भेदभाव नहीं किया करता था कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। वो सबको एक तरह का ट्रीटमेंट दिया करता था, वो सारे रिलीजन को फॉलो करता था। उसने दिन-ए-इलाही नाम के एक प्रिंसिपल को लागू किया। उसमें कुछ ना कुछ उनके रूल्स हुआ करते थे, वो किसी भगवान को पूजा करते थे, पर उसने सबको नहीं किया कि तुम इस रूल को फॉलो करो। उसने सबको नहीं किया कि मतलब किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाला कि तुम इस रूल को फॉलो करो वरना तुम्हें मार दूंगा। वो बहुत ही एकदम किसी के ऊपर अत्याचार करने का उसका कोई भी स्वभाव नहीं हुआ करता था। औरंगजेब, अब देखते हो औरंगजेब कौन था। शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब won the war of secession among other sons of Shahjahan and became the emperor by detaining his father in 1658 CE. Dara Shikoh, the elder son of Shahjahan, was famous for religious tolerance. यानी कि औरंगजेब जो शाहजहां के दो पुत्र थे, औरंगजेब और सुखो, और 2-3 पुत्र थे। उनके बीच में औरंगजेब उसमें से एक निकला जो कि एकदम सबके साथ उसका व्यवहार सही नहीं था, पर वो एक दिमागदार और सारी चीज़ों में
दिमागदार और सारी चीज़ों में वो बहुत ही प्रसिद्ध था, इसलिए उसको जो आगे का एम्परर था वो उसके पिताजी ने उसको चलाने के लिए कह दिया। पर औरंगजेब ने क्या किया, अपने पिता को ही खाने में डाल दिया, यानी कि तय खाने में डाल दिया, क्योंकि वो दूसरे को ज़्यादा सम्मान दिया करता था, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार किया करता था। इसलिए औरंगजेब को ये पसंद नहीं आता था, औरंगजेब को ये पसंद नहीं आया करता था, इसलिए उसने अपने पिता को एक प्रिजन में डाल दिया। और जो दारा जो शुक था, उसका जो बड़ा पुत्र था दारा शुको, वो बहुत ही टॉलरेंस था, सबके साथ अच्छे व्यवहार करता था, सबके रिलीजियस जो फेमस फॉर रिलीजियस हैं, सारे रीजन आतिक सबको फॉलो किया करता था, सारे क्रेड कास्ट को फॉलो किया करता था, इसलिए वो सबके साथ टॉलरेंस था। ही ट्रांसलेट मोर देन 50 Upanishads in Persian language when Aurangzeb became the emperor. At that time, the Mughal Empire extended from Kashmir in the north up to the Ahmednagar in the south and the Kabul in the west up to Bengal in the east. यानी कि जो इनका बड़ा पुत्र था दारा शुको, उसने ना जो 50 लैंग्वेजेस में उसने उपनिवेश को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। अलग अलग जो लैंग्वेज थे उनको एक लैंग्वेज में उसने लाया, और उपनिषद यानी जो कुछ बहुत सारे लिखित दस्तावेज होते हैं या फिर बहुत सारी जो श्लोक्स होते हैं, उनको 50 लैंग्वेज को एक लैंग्वेज में उसने पूरा अच्छे से पर्शियन लैंग्वेज में लिखा। जो मुग़ल एम्परर था, जो मुग़ल एम्परर औरंगजेब था, उसने अपना बहुत ही चारों ओर से विस्तार कर लिया, अपना जो उनका किंगडम था उसको चारों ओर से बढ़ाया और उसको विस्तार किया। यानी कि जो उसका कश्मीर से लेकर अहमदनगर तक उसका नॉर्थ में हो गया, साउथ में काबुल से लेकर उसका वेस्ट बंगाल तक और उसका ईस्ट तक, बंगाल टू ईस्ट, यानी कि उसने चारों ओर से अपने जो किंगडम था उसको विस्तार किया, उसको बढ़ाया। टू दिस औरंगजेब एडेड आजम इन द ईस्ट, यानी कि औरंगजेब ने आसम को भी अपने अंदर ला लिया। एंड द रीजन ऑफ आदिल शाही ऑफ बीजापुर इन द साउथ एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा आफ्टर द एंड ऑफ दिस किंगडम, यानी कि जब उसने आसम को अपने अंदर लाया, उसी के साथ साथ जो आदिल शाही राज करते थे, कुतुब शाही राज करते थे, उनको हराकर उनका जो गोलकोंडा बीजापुर उसको भी अपने किंगडम में उसने शामिल कर लिया, ताकि मेरा किंगडम और भी विस्तार हो और भी बड़ा हो, ताकि मैं और भी प्रसिद्ध हूँ अपनी दुनिया में। औरंगजेब का ऐसा मान्य था। कॉन्फ्लिक्ट विद अहोम्स, यानी कि जब अहोम्स के साथ औरंगजेब का लड़ाई हुआ। In the 13th century CE, the people of Shan community settled down in the valley of river Brahmaputra. They established their kingdom. They were locally known as अहोम पीपल। अब अहोम जो कन्फ्लिक्ट था, जो मतलब जो उनके साथ युद्ध हुआ अहोम के साथ, वो अहोम किस तरह बने अभी देखते हैं। जो मतलब 13th सेंचुरी में जो शान कम्युनिटी के जो लोग थे, वो वहाँ पर औरंगजेब ने अपना राज स्थापित किया और सारे शान कम्युनिटी को वहाँ से हटा दिया, इसलिए वो सब जाके ब्रह्मपुत्र रिवर में रहने लगे और वहाँ पर अपना किंगडम को स्टैब्लिश किया। अब जब वहाँ पर अहोम पीपल रहने लगे ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पर, जब अहोम पीपल्स रहने लगे, तो वहाँ पर जब उसको हम बोलते हैं अहोम पीपल, जब ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे जब उन्होंने अपना किंगडम स्टैब्लिश किया, तो वहाँ का नाम हो गया अहोम पीपल्स। वाइल औरंगजेब रूल द अहोम हैड अ प्रोलॉन्ग स्ट्रगल विथ मुगल, यानी कि जब औरंगजेब रूल करता था तो उसने अहोम के साथ बहुत लंबे समय तक उसने उनके साथ युद्ध करना चाहा, बहुत स्ट्रगल किया अहोम पीपल्स ने, क्योंकि पहले उन्हें शान कम्युनिटी से हटाया, अब वापस उनके पास अहोम पीपल्स मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर के इधर गया उनसे लड़ने के लिए, यानी कि उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। किनको? अहोम पीपल्स को। द मुगल अटैक द अहोम्स रीजन, द अहोम यूनाइटेड लीडरशिप ऑफ गदाधर सिन्हा, यानी कि जब मुगल के सरदार औरंगजेब को यह पता चला कि अहोम लोग, शान कम्युनिटी के जो अहोम लोग थे वो ब्रह्मपुत्र रिवर के यहाँ पर सेटल हो गए, तो औरंगजेब से ये भी रहा नहीं गया और उसने सबको अपने सारे जो उनका था
उनके सैनिक उनको भेज दिया अहोम लोगों के पास, जो ब्रह्मपुत्र के यहाँ पर राज किया करते थे, ताकि वो जाकर उन पे अटैक करके और उनको वहाँ से भगा सके और उनको भी अपने अंदर ला सके, अपने किंगडम का हिस्सा बना सके। और उसके लीडरशिप कौन थे? गदाधर सिन्हा जी। कमांडर लचित बोरफुकन गेव एन इंस्टेंस बैटल अगेंस्ट द मुगल्स, यानी कि लचित बोरफुकन जो थे, लचित बोरफुकन उनके आर्मी में से एक हिस्सा थे। उन्होंने जो वो कमांडर थे अपने, जो उनका अहोम पीपल्स के वो कमांडर थे, उन्होंने मुगल्स को एक करारा जवाब दिया। अब वो जवाब किस तरह दिया देखते हैं। द अहोम यूज द गोरेला टेक्निक। अब अहोम लोगों ने गोरेला टेक्निक का मदद लिया, यानी कि गोरेला टेक्निक आपको पता होगा कि जंगलों से, पहाड़ियों से या फिर कोई समुद्री के अंदर से कोई भी अगर एक जो होता है बारीकी से बारीकी सारे जो उन अगर औरंगजेब कौन सा प्लान बना रहा है, क्या कर रहा है, कौन कौन से अभी आक्रमण करने वाला है, वो सारे जो उनका इन्फॉर्मेशन रहता है, ये गोरेला टेक्निक की वजह से अहोम पीपल्स के पास आया करता था। अहोम पीपल्स के पास आया करता था। टेक्निक इन द कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द मुगल्स। और कमांडर लचित बोरफुकन ने गोरेला टेक्निक के इस्तेमाल से मुगल से लड़ाई की। इट बिकेम इम्पॉसिबल फॉर मुगल्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बेस इन आसम, यानी कि आसम में मुगलों के लिए ये असंभव हो गया था कि वो अहोम के पीपल्स को अपने अंदर ला सके, अहोम के पीपल्स को अपने अंदर ला सके, क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बेस अपने अंदर ला चुका था। स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही मजबूत हो चुके थे अपने दिमाग से और अपने साहित्य से। अब देखते कन्फ्लिक्ट विद द सिख्स। अब मुगलों ने सिखों के साथ कितना युद्ध किया और कब कब किया। द नाइन्थ गुरु ऑफ सिख, गुरु तेग बहादुर, प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट औरंगजेब पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, यानी कि जो गुरुओं के, जो पंजाबी में जो गुरु होते हैं, जो सिखों के गुरु होते हैं, वो थे 90 गुरु। एक 90 गुरु थे जिनका नाम था तेग बहादुर, उनका नाम था गुरु तेग बहादुर। वो थे, उन्हें कोई भी बुरा कार्य या फिर कोई किसी के साथ बुरा कर रहा हो, जिस तरह औरंगजेब दूसरों के साथ बुरा करता था, वो किसी के साथ रिलीजियस व्यवहार नहीं करता था, उनके रिलीजियस को फॉलो नहीं करता था। इसलिए जो तेग बहादुर गुरु थे उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था। औरंगजेब इम्प्रिजन हिम एंड beheaded इन 675 सी आफ्टर द गुरु गोविंद सिंह बिकेम द सिख ऑफ। और इसी को चलते जो तेग बहादुर जी थे, उन्होंने औरंगजेब के साथ एक बहुत बड़ा युद्ध किया, जिसमें जो औरंगजेब की सेना थी, उन्होंने तेग बहादुर की सेना को, गुरुओं और सिखों को, सबको बंदी बना लिया। इम्प्रिजन यानी सबको बंदी बना लिया और सबको बिहेडेड कर दिया, यानी सबका गला कटवा दिया। कि कब कटवा उनका गला? 1675 में तेग बहादुर की सेना को औरंगजेब ने पकड़ा और उनको बिहेडेड किया, उनका गला कटवाया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी आए, 10वें गुरु। हमारे सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी। जब तेग बहादुर 9वें गुरु थे, उनके मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह जी आए। गुरु गोविंद सिंह ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स एंड एनकरेज देयर मार्शल स्पिरिट, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी ने मार्शल आर्ट सबको सिखाया, सबको उनको फॉलो करने के लिए, मतलब उन्होंने इतना अच्छा सब कार्य किया कि सब लोग उनको फॉलो किया करते थे, उनके पास जाया करते थे मार्शल स्पिरिट सीखने के लिए। ये मार्शल स्पिरिट जो गुरु गोविंद सिंह जी सबको सिखाया करते थे। ही ऑर्गेनाइज द सिख यूथ इनटू अ फाइटिंग फोर्स कॉल्ड द खालसा दल, यानी कि उन्होंने जब सब उनको फॉलो करने लगे तो उन्होंने सोचा कि मैं अगर सब मुझे फॉलो करे तो मैं अपनी सेना लेकर क्यों ना औरंगजेब से मुकाबला कर उसे हराकर एक अच्छे समाज की स्थापना करूं। और उस समाज का उन्होंने नाम रखा खालसा दल, उस फोर्स का जो वो औरंगजेब के सामने लेकर जाना चाहते थे, उस फोर्स का उन्होंने नाम रखा खालसा दल। देयर हेडक्वार्टर्स वेर एट आनंदपुर, उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ था, वो अपनी तैयारी कहाँ करते थे? आनंदपुर में। औरंगजेब सेंट हिज आर्मी टू फाइट द सिख
अब औरंगजेब को पता चला कि जो गुरु गोविंद सिंह जी है वो अपनी सेना को तैयार कर रहे हैं, तो औरंगजेब ने सोचा कि अगर ये सेना तैयार कर लेगा तो मुझे हरा जरूर देगा। इसीलिए उन्होंने सेना को तैयार ही नहीं होने दिया और अपने जो औरंगजेब था उसने अपनी आर्मी को भेज दिया सिख से फाइट करने के लिए। हीज आर्मी अटैक आनंदपुर, और उसकी आर्मी ने आनंदपुर को हेडक्वार्टर पे अटैक किया। ऑल थ्रू द सिक्स फाउट फायरसली, जो दे डिड नॉट सक्सेस, मतलब जो सिखों ने अपनी पूरी कोशिश की, पूरा दम लगा दिया, पूरा बलबूता लगा दिया, पर फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाए। आफ्टर दैट गुरु गोविंद सिंह केम टू द डेक्कन इन द 1708 में, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जब वहाँ पर अनसक्सेस हुए, यानी वहाँ पर जीत नहीं हासिल कर पाए, इसलिए उन्होंने साउथ में आकर, डेक्कन में आकर उन्होंने वहाँ पर रहने लगे। देयर वॉज एन अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ व्हेन ही वॉज एन नंदेद, यानी कि जब वो मतलब महात्मा बने, जब वो डेक्कन में गए तो वो एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे और वहाँ पर अपना खान पीन किया करते थे। तो तभी औरंगजेब ने अपनी सेना को भेजकर उन्हें मरवा दिया। किन्हें मरवा दिया? हमारे गुरु गोविंद सिंह जी को। सून आफ्टर द गुरु क्रम्पल इन हिज टू हिज वॉन्ट्स, और उसी समय गुरु गोविंद सिंह जी का जो सेना थे वहाँ पर अस्तित्व उनका खत्म हुआ। कन्फ्लिक्ट विद द राजपूत, और राजपूत के साथ जो इनका था, उन्होंने किस तरह व्यवहार किया और उनके साथ किस तरह युद्ध किया। अकबर हैज सिक्योर्ड द cooperation of the Rajput with the policy of amicable relations. Aurangzeb could not obtain the cooperation of Rajput. After the death of Rana Jaswant Singh of Marwar, Aurangzeb extended his kingdom to the Mughal Empire. यानी कि जब अकबर था उसने राजपूतों के साथ एक युद्ध किया कि तुम हमारे पास आना चाहते हो कि तुम अपना खुद का साम्राज्य बनाना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि हम अपना साम्राज्य बनाएंगे और तुम्हारे अधीन कभी नहीं आएंगे, तुम्हारे साथ कभी शामिल नहीं होंगे। इसलिए औरंगजेब ने उनका जो उनके राजपूतों के थे राणा जसवंत सिंह, वो कहाँ के रहने होते, मेरवाड़ के। उन्होंने जब इनकार किया कि हम तुम्हारे अधीन नहीं आएंगे, तब औरंगजेब ने सोचा कि इनके साथ हम युद्ध कर इनका पूरा हम अपने अंदर ला लेंगे। तो इसलिए जब औरंगजेब उनके साथ लड़ाई किया तो उनका जो बचा पूछा राज्य जब उनकी मृत्यु के बाद मिला तो उसने उनको अपने अंदर ले लिया, यानी कि उसको अपने अंदर शामिल कर लिया उस राज्य को। दुर्गादास राठौड़ क्रॉन्ड जसवंत सिंह मीनर सन अजित सिंह एज द किंग ऑफ मारवाड़, यानी कि जो दुर्गादास राठौड़ थे उन्होंने जसवंत, वो वहाँ के कुछ वजीर रहे होंगे और उन्होंने जसवंत सिंह के छोटे बेटे को, जो उनका मझला बेटा था उस अजित सिंह, उसको मेरवाड़ का राजा बनाया। दुर्गादास राठौड़ फाउट हर्ड अगेंस्ट द मुगल्स, यानी कि दुर्गादास राठौड़ ने मुगल के साथ अपना मुगलों के साथ अपना भी कुछ दिखाया कि वो किस तरह अपने हार को मानेंगे नहीं। औरंगजेब सेंट प्रिंस अकबर टू मारवाड़ टू क्रश द रेसिस्टेंस ऑफ दुर्गादास, यानी कि अब वहाँ के जो थे दुर्गादास राठौड़ जी, उन्होंने औरंगजेब को ललकारा। तो औरंगजेब ने अपने बेटे को अपने प्रिंस को भेजा, अपने प्रिंस अकबर को भेजा कि वो जाकर दुर्गादास से लड़ सके। प्रिंस अकबर जॉइंड हैंड्स विद राजपूत एंड रोज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट औरंगजेब, यानी कि जब उनका जो उनके प्रिंस था, औरंगजेब का प्रिंस था, वो नेकी दिली का थोड़ा था, इसलिए वो जब उनके साथ लड़ने गया तो जो दुर्गादास राठौड़ जी थे, दुर्गादास राठौड़, वो प्रिंस अकबर उनके साथ ज्वाइन हो गया कि मैं अब औरंगजेब के अगेंस्ट लड़ूंगा, क्योंकि उसे पहले से पता था कि औरंगजेब जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। इसलिए उसने, उनका जो प्रिंस अकबर था वो थोड़ा समझदार था, इसलिए उसने दुर्गादास राठौड़ से हाथ मिला लिया।
An effort was made to seek help from the Marathas in Maharashtra. In this revolt, Durgadas Rathod continued the struggle against the Mughals for an extension of मारवाड़, यानी कि मारवाड़ की रक्षा करने के लिए जो दुर्गादास राठौड़ मुगल से जो उनका रिवॉल्ट होता था महाराष्ट्र में, उन्होंने जो दुर्गादास राठौड़ था उन्होंने प्रिंस से हाथ मिलाया, मराठों से हाथ मिलाया ताकि वो औरंगजेब से लड़ सके। और उसी के चलते औरंगजेब कभी वहाँ पर दोबारा मुड़ा नहीं, इसलिए वो चलते चलते उन्होंने अपने साम्राज्य जो उनका मेवाड़ का एक्सिस्टेंस था उसको संभाल के रखा था। कॉन्फ्लिक्ट विद द मराठास, अब मराठास के साथ उनका किस तरह लड़ाई हुआ औरंगजेब का। महाराष्ट्र स्वराज was established under the leadership of Shivaji Maharaj. In his efforts to establish Swaraj, Shivaji Maharaj had to fight the Mughals to along the other enemies. Aurangzeb came down to the Deccan after the death of Chhatrapati Shivaji Maharaj with the intention of conquering the whole of South India, but the Marathas offered stiff resistance to Aurangzeb and defend their independence. We shall study this struggle later on. जब शिवाजी आए उन्होंने अपना स्वराज्य स्थापित किया। शिवाजी आकर जब शिवाजी का जन्म हुआ, उनका पालन पोषण हुआ, तो उसके बाद जब उन्होंने अपना स्वराज्य स्थापित किया तो उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा औरंगजेब के साथ, उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा मुगलों के साथ, ताकि वो उन एनिमीज़ को हराकर अपना स्वराज्य स्थापित कर सके। पर चलते चलते शिवाजी की महाराज की मृत्यु होने के बाद औरंगजेब ने सोचा कि अभी मैं साउथ में जाकर शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की है, मैं उसको जीतूंगा और उसमें और भी प्रगति पाऊंगा। पर ऐसा मराठों ने नहीं होने दिया। मराठों ने औरंगजेब को उनका करारा जवाब दिया और अपने जो उनका जो स्वराज्य था उसकी रक्षा की। औरंगजेब एंड डिफेंड देयर इंडिपेंडेंस, यानी कि मराठों ने उनकी इंडिपेंडेंस थे, जो उनके फ्रीडम थे, जो आज़ादी से जी रहे थे मराठा लोग, उनकी रक्षा की किन्होंने, मराठास ने। वी शॉल स्टडी दिस स्ट्रगल लेटर ऑन, और जो आगे की जो शिवाजी की कहानी हो और उनके बारे में हम आगे की चैप्टर में पढ़ेंगे। इतना हमारा जो ये लेसन बहुत लेंदी है, इसलिए आप इसे एकदम ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक और